हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग करने वाले हैं जियो साइंटिस्ट के 2026 के पेपर का एनालिसिस। देखिए, ये बात सच है कि ये जो एग्ज़ाम आया था, जिसमें अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो टफ़ हैं। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या मैम, अगर मैं सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और सीडीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ या एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे डरना चाहिए? देखो, ये जो एग्ज़ाम है, नाम में ही इसके जियो साइंटिस्ट लिखा है। ये बात तय थी कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें साइंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि आपको इतना घबरा जाना है। हाँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखनी है कि पिक्चर्स से, उनके डिस्क्रिप्शन से, अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आपको दिख जाए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। बस ये, इससे डरना मत, क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस टफ हैं। आई एम माई सेल्फ सेइंग दिस। आगे बढ़ो। ये क्या है? पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहला ही सवाल आपका कह रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बताओ उसमें से हाईएस्ट नंबर किसका होता है? तो इसका अगर मैं सोर्स बताऊं आपको, तो क्लास 11th की बायोलॉजी की एक चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर ना टाइप ऑफ WBCs दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, वेट अ मिनट, यहाँ देखो क्या लिखा है, न्यूट्रोफाइल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। समझ आया? तो यहाँ पर यहीं से सवाल बना हुआ था। आपके जो क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे कि हाईएस्ट नंबर में बता दो कौन सा है। तो द आंसर विल बी न्यूट्रोफाइल्स। समझ आया? आगे बढ़िए। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बताइए इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं और जो गलत है उसको तो हटाई दो। देखो, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि मैम आप क्वेश्चन समझा क्यों नहीं रहे हो। देखो, क्वेश्चन समझाना यहाँ पर मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको सोर्सेज दिखाना है कि ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। बस जब समझाने की बात की जाएगी तो जब हम लोग PYQs के सीरीज़ बनाएंगे जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने में ना भी तो, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ना भी तो 20-25 मिनट जाएगा, लेकिन इस वीडियो का पर्पस हमारा ये नहीं है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन सी एनसीईआरटी से आ रहे हैं, वो बताऊंगी। पहला यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंस्पिरेशन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है। एक्सपिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंड हेल्दी ह्यूमन अडल्ट जो है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए। अगर मैं इसका सोर्स बताऊँ तो अगेन क्लास 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, जिसमें चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज दे रखा है एक टॉपिक। अब ये चैप्टर है आपका, जिसमें से अगर मैं पहला अगर स्टेटमेंट बताऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर रिलेट किया गया। और देखो आपके क्वेश्चन में डायफ्राम को रिलैक्स बताया गया है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है। आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ ये कहा गया है कि इंस्पिरेशन के दौरान जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्सपिरेशन के दौरान इन्होंने लिखा है कि आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अरे मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये तो इंस्पिरेशन के दौरान होता है। किसके? इंस्पिरेशन के दौरान। तो इन्होंने जानबूझ के आपको इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अब ये चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। ये बात मैं जानती हूँ कि आपको ये लगेगा कि मैम बड़ा ही टफ क्वेश्चन पूछा है, बट ये चीज़ें देखो बड़ी ही अच्छी नोटिस करने वाली हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने आपको 2 चीज़ों में जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ही प्यारे तरीके से बैठ सकता था, उन्होंने वहाँ कन्फ्यूज़ आपको करके दिया है। समझ गए? इन्होंने डायफ्राम में भी कंफ्यूज करेंगे ये लोग, और पहले भी कर चुके हैं कि कब रिलैक्स करती है, कब कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब ये लोग इंटरकोस्टल मसल के साथ खेल रहे हैं। समझे? ओके मैम। इसी चैप्टर में जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट एक देखती हूँ। इस पॉइंट में देखो क्या लिखा है,
ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है वो 12 से 16 मिनट जो है वो ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करता है। तो यहाँ पर देखना इसमें क्या लिखा है, थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है कि जो ह्यूमन अडल्ट है वो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है क्या, विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू। तो हमारा एक्चुअली में देखा जाए ना तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट इसका आंसर है ना वो सिर्फ 3 है, क्योंकि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ओनली। समझ आए, ठीक है। अगेन मैं फिर से कहूँगी, माई पर्पज़ हेयर इज़ टू नॉट टीच यू, क्योंकि वो करने लगे तो एक ही क्वेश्चन में सर मैं 15-15 20-20 मिनट लूँगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। जब एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग किसका मैम, सोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो मैम क्या क्वेश्चन का भी करेंगे, डेफिनेटली इन फ्यूचर हम प्रीवियस ईयर्स को भी डिस्कस करेंगे कि अच्छा आप इसको समझें पूरा एग्जैक्टली, ठीक है। अभी समझाना इज़ नॉट माई पर्पस। आगे आओ। अगेन दिस क्वेश्चन मैं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही आसान है, बट मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये डिजीज़ से रिलेटेड है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये एक टॉपिक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है क्लास 11th का ही। आप देख रहे हैं 11th का एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 11th के एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी का ये चैप्टर है 15, जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जिसका नाम है, उसमें क्या किया है ना इन लोगों ने, लास्ट में चैप्टर के कुछ डिजीज़ेस के नाम दे रखे हैं इन्होंने जानबूझ के। अब उन डिजीज़ेस के नाम और वो क्यों हो रहे, मतलब वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, और वो क्या उसका और कोई नाम है या नहीं, और कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो वहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करके रखी हैं। अब मैंने आपके लिए जानबूझ के मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिजीज़ का लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो उसी से रिलेवेंट है, बट यहाँ पर और भी लिस्ट प्रोवाइडेड थी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। ओके तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में पूछा गया यहाँ पर कि कौन सा, विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अफेक्टेड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कौन सा पार्ट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट के मसल को। अब मैं एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ इसका सोर्स दिखाऊं तो ये देखिए, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। समझ आया, तो यहाँ पर क्लियरली हर एक चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ो। नाउ दिस क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप CAPF के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CDS अपकमिंग की कर रहे हो या NDA की कर रहे हो, पहले ही मैं बता दूं ब्लड ग्रुप का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ये प्रेडिक्शन बहुत ही आराम से कर रही हूँ कि जो आपका ब्लड ग्रुप का टॉपिक है वो डेफिनेटली इस बार आपके CAPF के एग्ज़ाम में आएगा। मैम ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी CDS में ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग आ चुका है, NDA में ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब जियो साइंटिस्ट में भी हमारा देखा गया है ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो आपका टारगेट पेपर है वो है CAPF में भी ये लोग ब्लड ग्रुप को एक क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर अगेन समझा नहीं रही हूँ मैं, अदरवाइज एंटीजन और एंटीबॉडीज़ मैंने ऑलरेडी अपने पहले क्लासेस में समझाया है, बट अभी समझा नहीं रहे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि जो ब्लड ग्रुप A है उसके पास बता दो कि कौन सी एंटीबॉडीज़ है प्लाज्मा में। अच्छा ब्लड ग्रुप A है उसका कौन सा RBC में एंटीजन है। ऐसा ही AB ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, ऐसा ही O ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो ये सब मैम क्या मुझे रटना पड़ेगा? देखो रटने जाओगे तब तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, तो इसको रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपका ये देखना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पर जो एक्चुअली में आपका आंसर जो इन तीनों में से, ऐसे एक्चुअली ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है मैम? क्योंकि इसने बोला कि जो O ग्रुप है ना वो कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में पोजेस नहीं करता, विच इज़ रॉन्ग। जो O ब्लड ग्रुप है वो आपका प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बिल्कुल पोजेस करता है। समझ आया? तो क्योंकि ये मेरा गलत हो गया, मेरा आंसर D जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर पहला वाला भी देख लो, अगर आप लोग को संतुष्टि लेनी है। A ग्रुप जो है उसका B एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, A का B एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, बिल्कुल करेक्ट मैम। अच्छा यहाँ पर सेकंड का देख लो, AB जो है ग्रुप उसके पास क्या A और B दोनों एंटीजन है RBC में, बिल्कुल मैम दोनों ही हैं, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा एंड फाइनल देख लो, क्या AB जो ग्रुप है कैन नॉट बी गिवन टू अ पर्सन हैविंग A ब्लड ग्रुप। AB जो है क्या वो उस बंदे को
ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू अ पर्सन हैविंग ए, तो जिसको ए है क्या उसको दिया जा सकता है? तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं दिया जा सकता, विच इज़ कम्प्लीटली राइट। समझ आई ये बात? ओके सर। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इसको रटने जाओगे तो बड़ा मुश्किल है। सो आई विल मेक श्योर कि ये जो चीज़ है वो आप बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप ये तो समझ पा रहे हो एटलीस्ट कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है। आगे बढ़ो। नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम योर लोअर क्लास एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या इनमें से काम नहीं है? क्या सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम नहीं है? क्या प्रोटीन लिपिड्स का पैकेजिंग करने का काम नहीं है? क्या लिपिड्स का सिंथेसिस का काम नहीं है, या प्रोटीन का? देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, स्मूथ या फिर रफ की बात इन्होंने नहीं की है। ये बात प्लीज़ याद रखेंगे। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि कई बार बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें जानबूझ के अच्छे से पढ़ेंगे नहीं और ये लिपिड्स वाला देख के टिक कर देंगे। यहाँ पर रफ तो बोला ही नहीं गया है, तो आप कैसे देख रहे हो? आप आराम से यहाँ देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया है, क्या बोला है कि ये जो आपके लिपिड्स एंड ये जो आपके प्रोटीन होते हैं, सम ऑफ दीन प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के काम आता है, जिसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ आया एवरीबडी? गुड, आगे बढ़ो। आगे अब है आपका पैक, ये तो रुको 2 मिनट। सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बात आप जानते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात समझ आ गया? अच्छा मैम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये आपका फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स ये बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर ए, डी एंड सी ये तीनों काम हम यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी, वो है आपका बी। एक्चुअली में इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, जो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के लाता है, जो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के लाता है, गोल्गी अपैरेटस उसी को गोल्गी अपैरेटस उसी को पैकेज करने के काम आता है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है आपके 9th की एनसीईआरटी से ही मैं उठा के लाई हूँ आपके। यहाँ लिखा है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट। समझ आया ये बात? ओके मैम। तो यहाँ पर आंसर वैसे हमसे ये पूछा नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा, हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन का पूछा गया था, तो मैंने वो आपको बता दिया है। अब आगे बढ़िए। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ। क्या बोल रहा है? 56th क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे कि बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता। अब अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊँ ना, क्लास 12th की एनसीईआरटी है जिसका नाम है बायोलॉजी की है, ये एक्चुअली में चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक पिक्चर बनी हुई थी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारे यहाँ पेनिसिलियन दिया है, स्पॉन्ज दिया है, हाइड्रा दिया है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करके रखी हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर 2 मिनट, इन सब के अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली में यहाँ हो रहा है, आपसे सिंपली इनसे ये पूछा गया कि बताओ कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलोइंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। देखो, इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वो आपके पिक्चर के इस लेबल में दे रखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ दे, आई होप यू आर एबल टू सी इट। यहाँ देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहाँ लिखे हैं, जूस्पोर ऑफ क्लैमिडोमिनस, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियन, बड्स इन हाइड्रा, गेम्यूल इन स्पॉन्ज। ठीक है, तो आंसर जो है वो मेरा गैमेट है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको इनमें से आंसर नहीं पता, विच इज़ वेरी एविडेंट क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही टफ है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स नहीं बनते, ये तो सेक्सुअल में बनते हैं सर। सेक्सुअल में आपके गेमीट्स पढ़ाए हमने कि भाई आपके 2 यहाँ पर गेमेट्स बनेंगे, देन दे विल फ्यूज टुगेदर एंड देन फर्टिलाइजेशन हैपन। चलो वो सब तो हम जानते ही हैं कि अगर नहीं पता हो तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बट हर चीज़ पता हो तभी आप अटेम्प्ट करोगे ये भी ज़रूरी नहीं होता।
आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 12th की अगर ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ने ही 11th एंड 12th एनसीईआरटीज पे बहुत भयंकर मतलब फोकस किया है। क्लास 12th की एनसीईआरटी से सवाल बना है विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ एक लाइन है एंड जस्ट लेट मी सी, ये देखो, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर ये काबिलियत होती है कि ये आपके नए जो बेबी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोवाइड करके दे दे। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, कौन सा नहीं है, राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है, आर्किगोनियम नहीं है। समझे? नाउ दिस वाज द आंसर बिकॉज हमसे नॉट ही पूछा गया था। क्लियर एवरीबडी? ओके, ठीक है, देख लो यार, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लग रहा होगा और CAPF वाले बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे कि मैम इसका मतलब हम 11th एंड 12th कितना पढ़ें, समझ ही नहीं आ रहा। देखो, आपने जो पढ़ा है ना उस सोर्स को चेंज मत करो। यहाँ पर हमारा काम है कि अच्छा चलो यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा इसको देख सकते हो। समझ गए? आगे आओ। अब क्या है ये क्वेश्चन, बताओ कौन सा जो है वो फेलोपियन ट्यूब, आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब में ये कह रहा है कि कौन सा इनमें से फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। अगेन क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 आपका दे रखा है जिसमें सिंपली एक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी हुई है अभी तक, मैंने सारे क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं, बायोलॉजी में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना सो मोस्ट ऑफ देम आर डायग्राम ओरिएंटेड। डायग्राम है, उनका लेबल है, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब इन पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर एवरीबडी? अब यहाँ देखो, फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एस्थमस, एम्प्यूला, इन्फेडिब्यूम, ये जो है आपके एम्प्यूला, इस्थमस एंड इन्फेडिब्यूम जो है ये आपके क्या है, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यही आपको देखो बहुत ही मैं कहूँगी बारीकी से इन्होंने कंफ्यूज किया है। बट एंडोमेट्रियम समथिंग ऐसा था जो मैं अपनी क्लासेस में इसको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट डिस्कस अर्लियर। इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। बट ये तो एंडोमेट्रियम मैं यूजुअली अपने क्लास में बताती हूँ। ठीक है, आगे आओ। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपके फ्लावर्स के पार्ट के बारे में। देखो यहाँ पर मैं इसका कोई सोर्स लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि यार देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि जो पिस्टल होता है वो फ्यूज करता है स्टेमिन के साथ, एवरीबडी नोज, बट इन ऑल फ्लावर, सारे फ्लावर में करता है। देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, खुद का भी दिमाग लगाओगे तो यार कभी तो ऐसा होगा ना कि कोई ऐसा पिस्टल है जो फ्यूज नहीं कर रहा है स्टेमिन के साथ, कोई तो होगा ना यार। ऑल क्यों लगा रहे हैं आप? तो इसका मैंने आपको कोई सोर्स नहीं दिया, ये बेसिकली कॉमन सेंस है जो आपको इस्तेमाल करनी थी। अगेन यहाँ पर देखो, इसके लिए भी सोर्स जो है वो क्लास 11th का चैप्टर 7 है। अच्छी बात है, जब भी मैं लोअर क्लास की एनसीईआरटी देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुशी हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ देखो, लोअर क्लास की एनसीईआरटी से जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जिसमें हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये साफ सीधा मेंशन होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना, देखो हमारा यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसमें स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है, स्टिग्मा आता है एंड ओवरी आता है। जो आपका स्टिग्मा होता है ना वो ऊपर का वो रीजन होता है जहाँ पर आपके पॉलन आके ठहरते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात भी जो है वो एकदम करेक्ट है। ये आपको क्लास 10th के 7 चैप्टर से मिल जाएगी। समझ आ गया? और क्लास 10th के जब एनसीईआरटी से या क्लास 9th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि यार ये तो थोड़े डुएबल हैं।
ये तो किए जा सकते हैं, समझ गए, आगे बढ़ो। लेकिन द मोमेंट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ दिस इज समथिंग जो आप नहीं कर सकते थे खुद से। क्यों नहीं कर सकते थे? क्लास 12th का चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिनकार्पिस। ये देख रहे हो सिनकार्पिस, ये वो स्टेट होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टल जो है वो टुगेदर फ्यूज़ करती हैं, उनको हम कहते हैं सिनकार्पिस। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर कि मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द आंसर इज 1 and 2. वाई? बिकॉज थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नाउ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका मोलैरिटी से सवाल पूछा गया। देखो मैं अपने क्लासेस में मोलैरिटी करवाती हूँ, बट यूजुअली मोलैरिटी इग्नोर्ड होता है एक टॉपिक। मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, एंड मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपके पार्ट 1 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पर मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी ये सब गिवन है। देखो इसमें अगेन मैं मोलैरिटी आपको समझाऊंगी, अभी तो बड़ा लेट हो जाएगा, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ये कह रहा है कि 4 ग्राम जो है वो आपका NaOH मिलाया गया है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इतना ml ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, तो सोल्यूशन का मुझे यहाँ पर दे रखा है एन एटॉमिक मास इज, ठीक है डन। तो मैंने सॉल्यूट का यहाँ पर 4 ग्राम लिखा, मैंने सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ लिखा, मैंने NaOH का मोलर मास निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे मोल्स भी तो फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जिनको ये पता ही नहीं है उनको दिक्कत आ सकती है, बट अभी समझाना देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, अदरवाइज मोल समझाना ये पूरा समझाने में ही 2 घंटा लग जाएगा। सुनिए, गिवन मास आपका 4 दे रखा था, मोलर मास आपका 40 था, तो यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए विच इज़ 0.1। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर मोलैरिटी निकाल रही थी तो मैंने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखा और नीचे क्या रखा, यहाँ पर देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। समझ आ गया? क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे जो है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखा, लेकिन लीटर में रखना था इसीलिए 1000 से डिवाइड किया, एंड जब सॉल्व किया तो मेरा 0.4 आंसर आ गया, एंड बी विल बी माई आंसर। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 4 ग्राम जो है वो हमने ऐड किया ऑफ अ सब्सटेंस टू 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो बताओ मास परसेंट क्या होगा। अगेन मास परसेंट जो है वो आपके क्लास 11th के पार्ट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही आ रहा है, जिसमें सबसे पहले आप सॉल्यूट का मास ऊपर रखते हैं, नीचे आप सोल्यूशन का रखते हैं और इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये सब मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ, लेकिन अगेन ये जो है वो आपके हायर लेवल के तो कॉन्सेप्ट ही हैं। तो सॉल्यूट का यहाँ लिखा, सॉल्वेंट का यहाँ लिखा, मास परसेंटेज में मुझे कुछ नहीं करना था, ऊपर सॉल्यूट का, नीचे यहाँ पर मुझे सोल्यूशन का मैंने लिखा मास और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मेरा आंसर 10% आ गया, विच विल बी बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो क्या है ये क्वेश्चन, वेट अ मिनट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ 0.5 मोल है, अ टेबल स्पून होल्ड, इतना पानी का 0.5 मोल प्रेजेंट है, बताओ इसके अंदर पानी के H2O के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मुझे ये पता है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं पानी के ही। वाटर, अगर मैं 1 मोल लेती वाटर मॉलिक्यूल के, अगर मैं 1 मोल लेती तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होते, इतने 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं इसका आधा मोल लूँगी तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 3.01 10 की पावर 23 एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके वाटर के प्रेजेंट होंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 0.5 मोल। समझ आया? तो ये इंटायरली आपके क्लास 9 के चैप्टर 3 से दिया है, क्योंकि जिस बच्चे ने एटम एंड मॉलिक्यूल में ये कॉन्सेप्ट समझ लिया वो इस क्वेश्चन को निकाल लेगा। तो इसको मैं हायर क्लासेस का नहीं कहूँगी, ऑल्दो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे लोअर क्लासेस में इतना नोटिस नहीं करते, पढ़ते अच्छे से नहीं है, बट मैं हमेशा उसको काफ़ी डिटेल पढ़ाती हूँ। सो द आंसर विल बी बी। क्लियर?
नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका कह रहा है इनैंशियोमर्स के बारे में बातचीत करने को बोल रहा है। क्लास 12th का पार्ट 2 है, चैप्टर 1, जिसका नाम है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें आपके अगर मैं दिखाऊं सोर्स, तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो आइडेंटिकल होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, रिफ्रैक्टिव भी होता है, लेकिन अगर मैं इनके ऑप्टिकल, 2 मिनट, हाँ, अगर मैं इनके ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं, यहाँ पर देखना, दे डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आया? तो एग्जैक्ट आपके लाइन टू लाइन दिया हुआ है, बट आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो भी पार्ट 2। अगर मैं आपको बता दूं तो केमिस्ट्री में 11th में 2 पार्ट हैं, 12th में 2 पार्ट हैं, फिजिक्स में 11th में 2 पार्ट हैं, 12th में 2 पार्ट हैं, बायोलॉजी में बस एक पार्ट है 11th एंड 12th में। समझे? तो देखो इतना ज़्यादा हेक्टिक है, आई अंडरस्टैंड कि इतना पढ़ थोड़ी पाएंगे मैम। यहाँ पर आपको बस जो पर्पस है दिखाने का वो आप क्लियर दिमाग में समझें। दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नाउ व्हेन वी सी, नाउ इफ़ वी सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोलर नेचर ऑफ वाटर। अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने एक रील भी रिसेंटली फॉर्म की थी। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक मुझे देखो पर्सनली उस समय लगा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब तक मैंने जियो साइंटिस्ट के का एनालिसिस किया भी नहीं था, बट मैंने यहाँ बताया था कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट्स के साथ बढ़िया तरीके से दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ बढ़िया तरीके से डिजॉल्व होते हैं। केमिस्ट्री में एक सेइंग है, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या सर, लाइक डिजॉल्व लाइक का एक कॉन्सेप्ट, है। ठीक है, ये सब मैं बताती तो हुई, ठीक है, जब आपको प्रीवियस ईयर करवाएंगे ना, तो आपको डिटेल में बताएंगे। आओ, तो ये क्या कह रहा है कि बताओ पोलर नेचर वाटर का क्यों होता है, द पोलर नेचर ऑफ वाटर क्या करता है, पोलर नेचर है, ठीक है, वाटर का, तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो उसको एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बना रहा है, बढ़िया तरीके से चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है। देखो डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपके क्लास 11 के पार्ट 1 जिसमें चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में दिया गया है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से क्या मतलब है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से जज होते हैं, स्पेशली वाटर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंटर इनडायरेक्टली मेंशन है। सेकेंड पॉइंटर की बात करते हैं कि ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, ये डायरेक्टली मेंशनड है। आपका क्लास 11 का पार्ट 1 जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, चैप्टर 6, उसमें यहाँ पर देखो कैसे मेंशन है, द डुअल नेचर ऑफ वाटर एज एन एसिड एंड एज अ बेस, जो है वो आपका इंटरेस्टिंग है टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर इतनी छोटी लाइन से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पॉइंटर दे रखा है, तो सेकंड भी आपको क्लियरली दिख रहा है। थर्ड देखो ढूंढने पर इन चैप्टर से ये आसानी से मिल जाएगा, और ये बहुत ही आसान होता है ये, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये बड़ा ही जनरल स्टेटमेंट है। पोलर नेचर जो है वाटर का वो इसके लिए बढ़िया इसीलिए भी है क्योंकि ये हाइड्रेट्स बनाएगा डिफरेंट टाइप्स के। कितना जनरल स्टेटमेंट है यार, इसके लिए ऑल दो सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए सोर्स की ज़रूरत है। ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी ठीक कर लोगे ना यार। ये क्वेश्चन देखो, ये पॉइंटर जो है ये इंटायरली कॉमन सेंस बेस्ड है, समझे? आगे देखो। अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि कन्वर्जन अगर करना हो नेपेथिलीन का नेपेथिलीन वेपर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको सब्लिमेशन। नाउ दिस हैज़ कम फ्रॉम द क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 1, जिसमें अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो इसमें लिखा है नेपेथिलीन बॉल जो होता है वो टाइम के साथ डिसअपेयर हो जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, सब्लिमेशन का इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कशन है। नेपेथिलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, मैंने यहाँ पर आपको ड्राई आइस, ये सब जो हैं वो आपके सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेशन जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो जानते हैं कि किस तरीके से ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया गया है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी टफ, बहुत टफ है ये। आंसर इसका डी है, लेकिन कहाँ से आया पहले वो देखते हैं। क्लास 11 के पार्ट 2 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ से यहाँ पर ना ये दे रखे हैं पॉइंटर्स। क्या लिखा है कि द एरोमेटिक नाउ द नेम इज अप्लाई टू ऑल द रिंग सिस्टम वेदर और नॉट हैविंग पोजेसिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक इन नेचर, ठीक है, एक रिंग जैसा बनाते हैं। तो
तो यहाँ पर प्लेनरिटी के बारे में बात किया है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। तो ये सब आपको जो दो, अरे यार वेट अ मिनट, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, आई वांट टू गिव मी 1 मिनट गाइस, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, डन। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हाँ हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसमें दे शुड बी प्लेनर। तो यहाँ तो हमने पहला बात कर लिया है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, दे शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो यहाँ पर ये भी लिखा है, समझ आया। फिर यहाँ पर देखो दे शुड बी साइक्लिक, तो यहाँ पर ये ना एक जगह मेंशन होगा, गिव मी 1 मिनट, अरे हटा क्यों, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर चैप्टर में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जब उनको डिवाइड किया गया है ना, तो यहाँ पर देखो ये बात आप याद रखो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिवाइड करते हैं। एक और ब्रांच होती है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की होती है, समझ आया। और वो जो होते हैं वो एक्चुअली में यहाँ साइक्लिक की ही बात कर रहे होते हैं। तो इसी चैप्टर में एक्चुअली में ये वाला पॉइंटर भी मैंशनड है। तो हमारा आंसर जो है वो डी इसीलिए है, वाई बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंटायरली करेक्ट। समझ आया मैम, आपने ये क्यों हाईलाइट कर रखे हैं? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रासीन, नेपथलीन, बेंजीन, ये सारे जो हैं वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड के आंसर्स हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक में एब्जॉर्बेंट कौन सा इस्तेमाल होता है। इस पर्टिकुलर को अगर हम देखेंगे तो केमिस्ट्री के ही पार्ट 1 से, चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे ना, ये देखो क्या दिया गया है, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये भी नहीं, यहाँ देखो, अ थिन लेयर ऑफ एन एब्जॉर्बेंट सिलिका जेल, समझ आया। तो यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर, अगेन आई नो दैट इट्स टफ बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन है, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड ही थी। आगे क्वेश्चन क्या है, कंसीडर करो फॉलोइंग और बताओ कौन इनमें से आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको एंथ्रासीन अभी दिखाया, बेंजीन अभी दिखाया, टोल्यूइन अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपके इसी चैप्टर में क्या है ना, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर बहुत बड़ा है। तो यहाँ आगे ये पिक्चर है, वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर और पिक्चर एडेड है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई। ये क्लास 11th का पार्ट 1 का चैप्टर 3 है, समझ आया। इन सब में आपके यहाँ शो किया गया है कि जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, समझ आया। आगे बढ़िए अब। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरे को सोर्स तो देखो कोई नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसका एक बड़ा ही सॉलिड, मैं कहूँगी एनसीईआरटी में सोर्स नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो 2024 में सीएपीएफ की ये सवाल आया था कि मुझे ये बता दो कि कौन सा जो ग्लास है वो इस्तेमाल होता है अगर आपको अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस बनानी है। तो यहाँ आंसर था सीरम ऑक्साइड। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछा है, बस ये आपका CGS 2026 में पूछा है। तो एग्जैक्ट PYQ कॉपी पेस्ट है, PYQ कॉपी पेस्ट है एग्जैक्ट, समझ रहे हो। और ये भी नहीं कि बहुत पुराना है, CAPF का ही है, 2024 का ही है, समझ गए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, नोबल गैसेस के बारे में कौन सी बात सही है। तो यहाँ देखो, क्लास 12th का पार्ट 1 का चैप्टर है P ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर का ही नाम है P ब्लॉक, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं उसमें आपका P ब्लॉक, आपके P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, आप ये सब पढ़ते हो। तो इसमें आपकी हायर क्लासेस में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 7 नाम है उसका। यहाँ पर देखो साफ सीधा लिखा है कि ग्रुप 18 में ना आपके 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, और ये सारे आपके नोबल गैसेस हैं। यहाँ पर देखो नोबल गैसेस का नाम भी लिखा है, यहाँ पर ये भी बोला है कि केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, समझ आ गया। और इस चैप्टर का नाम ही P ब्लॉक एलिमेंट है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है कि ये P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो तो इंटायरली करेक्ट है, चैप्टर के नाम में ही P ब्लॉक है। क्या ये हाईली एक्टिव है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया कि दे आर अनरिएक्टिव, समझ आया, ठीक है सर। फिर ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि दे हैव कम्प्लीटली फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बात सही है। देखो यही इसी में अगर आप आगे बढ़ते हो ना, थोड़ा पेजेस पलटते हो, ये मैंने आपको अपनी एनसीईआरटी में से निकाल के दिए हैं पिक्चर्स,
यहाँ देखो क्या लिखा है, वाई द एलिमेंट ऑफ, ये नोबल गैसेस क्यों कहलाते हैं, तो यहाँ देखना लिखा होगा, देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड देयरफॉर रिएक्ट विद वेरी फ्यू एंड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन, देयरफॉर दे आर नोन एज नोबल गैसेस। समझ आया? क्लियर एवरीबडी? सो नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, द आंसर विल बी बी। चलो अब आगे बढ़ो। अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन, वी विल सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि ऑक्सीडेशन के बारे में बता दो, इनमें से कौन सी बात सही होगी। देखो इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कुछ पार्ट आपके आए हुए हैं 11th की एनसीईआरटी से और कुछ आया हुआ है आपकी 10th की एनसीईआरटी से। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ क्लियरली तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर ऑक्सीजन, वेट अ मिनट, अगर ऑक्सीजन गेन करते हो और हाइड्रोजन लूज करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में मैम कहाँ मेंशन है, तो केमिस्ट्री का क्लास 11th का ये चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें ये मेंशन्ड है क्लियरली कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं। तो हमारा जो थर्ड है वो गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ फोर्थ, जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेंशन्ड है, और यहाँ पर मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भी आपको ऐड करके दे दिए हैं। ठीक है, ओके मैम, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ये मार्क करके रखा है कि सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करता है, हाइड्रोजन लूज करता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर एवरीबडी? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, वनस्पति घी बनाने के लिए फ्रॉम पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, बताओ मुझे इस पर्टिकुलर इन सारे प्रोसेस में से बताओ कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो इसका ना मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। तो मैंने पहले भी आपको एक PYQ दिखाया था जो 2024 आपके CAPF में आया है और यहाँ पर इंटायरली रिपीटेड है। मैं आपको कहूँगी कि ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो आप रिपीटेड में ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हो मैम सोर्स बता दो तो यहाँ पर देखो क्लास 10th की NCERT कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक चैप्टर है, पेज 11 पर अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सो आंसर विल बी सी। समझ आ रही है ये बात? और ये अगर आपका मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिस भी हो गया था तो इंटायरली मैं इसको PYQ ओरिएंटेड में भी डाल सकती हूँ कि PYQ से एकदम कॉपी पेस्ट होकर आ गया है। क्लियर? आगे बढ़िए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसने बोला है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर, अच्छा अगर मैं सोप के बारे में बात करूँ तो आपका क्लास 10th का चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड में ये सोप एंड डिटर्जेंट एक टॉपिक है और उसमें पूरी तरीके से मिजल फॉर्म, देखो यहाँ पर पिक्चर में मिजल भी फॉर्म किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है। बहुत ही डिटेल में मैं ये क्लास में पढ़ाती भी हूँ। ध्यान से देखो, पहला तो उन्होंने इमल्जिफिकेशन दे रखा है विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ पर बताया दिस फॉर्म्स एन इमल्जन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्जिफिकेशन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, मिसल फॉर्मेशन अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर फ्रेज। यहाँ पर क्या बोला इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, द सोप मॉलिक्यूल थस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स वाइल द ionic एंड फेसेस आउटसाइड। ओके, ठीक है, ये भी डन होता है। नाउ यहाँ पर इन्होंने आपको किया है बहुत ही प्यारे तरीके से कंफ्यूज। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको एक बार कंफ्यूज कर चुका है, यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में कंफ्यूज कर रहा है। तो मान के चलिए ये बात, जो भी सिमिलर चीज़ें लगती हैं उसमें UPSC खेल रहा है। यहाँ क्या बोला है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है सोप का वो ऑयल के साथ डील कर रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है सोप का वो वाटर के साथ डील कर रहा है। इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से उठाया। यहाँ पर ये देखो, ये भी पूरा इस डिब्बे से ही आ रखा है, इसको मैं इंटायरली कहूँगी कि 10th की NCERT से ही आया हुआ है। ये देखो हाइड्रोफिलिक्स दैट इज इट इंटरैक्ट्स विथ वाटर, वेयर एज हाइड्रोफोबिक इट इंटरैक्ट्स विथ दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ऑयल है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है यार, हाइड्रोफिलिक है। फिलिक मतलब होता है लविंग एंड हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब होता है यहाँ पर डर।
यानी कि फियर है उसको वाटर का, समझ गए। तो नाम से भी क्लियर है। वैसे तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो इंटायरली इस चीज़ को तो एकदम ही नकार देगा कि हाँ मैम थर्ड एंड फोर्थ तो एकदम ही गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड ही हमारा करेक्ट है। नाउ दिस क्वेश्चन इज टफ, देर इज नो डाउट इन इट, जेन्युइनली टफ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि बताओ कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन के लिए। अच्छा ये कहाँ से आया है, क्लास 11 के डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का ये एक पैराग्राफ है, इसमें पॉइंटर्स में दे रखा है जहाँ पर बताया है कि पेरिटल जो आपके सेल्स होते हैं वो आपके HCl को सिक्रीट करते हैं। इन्होंने यहीं से उठाया है। इस चीज़ से मुझे एक बात और समझ आती है, UPSC NCERT में जहाँ पर पॉइंटर्स के फॉर्म में चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, पॉइंट के फॉर्म में, वहाँ से क्वेश्चंस बना रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने को मिली। डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, डायग्राम के लेबल इम्पॉर्टेंट है, यही नहीं पॉइंट्स में जो चीज़ें दे रखी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर एवरीबडी? यस। अब नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बताओ कौन कौन सी टेक्निक एग्जिस्ट करती है। नाउ यहाँ पर ये आपका केमिस्ट्री क्लास 11th में से ये चैप्टर जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है परमानेंट हार्डनेस, उसने दिया हुआ है बाकायदा। पहला टॉपिक, पहला जो तरीका है वो है आप वॉशिंग सोडा से इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैल्विन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सो ऑन। इसमें इन्होंने क्या किया है, दो यहाँ पर मेंशन आपको करके दे दिया और तीसरे के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश की है। थर्ड मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट एंड सेकंड मेथड मैं आपको यहाँ दिखा चुकी हूँ। अगेन हायर क्लास की NCERT क्लास 11th से आ रखा है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके 25 आए हैं। देखो एग्जैक्टली ये बताना कि 11 से कितने आए, 12 से कितने आए, ये मैं नहीं कर रही हूँ। वाई? बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये देखने को मिला कि थोड़ा पार्ट 11th का है, थोड़ा पार्ट आपकी लोअर क्लास की NCERT भी अगर आपने पढ़ी है तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर एक रफ आइडिया मैम आप दे दो तो मैं आपको ये कहूँगी कि 11th की NCERT से लगभग 10 से 12 सवाल आए हैं। 10 से 11 क्वेश्चंस आर इंटायरली फ्रॉम 11th NCERT। नाउ अगर मैं बात करती हूँ 12th से, तो 12th में आप लगभग एक ले सकते हो 5 से 6 सवाल। अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली आए हैं क्वेश्चंस। एंड देन आपके 10th के काफ़ी सवाल आए हैं एंड सबसे कम आपके 9th के NCERT में से आ रखे हैं। यही नहीं, 2 क्वेश्चंस को मैं PYQ में भी डालना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप PYQ भी करते तो भी ये 2 क्वेश्चन तो हो जाते। यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि 11th एंड 12th पर ज़्यादा फोकस किया गया इस एग्जामिनेशन में, और समझ भी आता है यार, जियो साइंटिस्ट का पेपर है ये, ठीक है। सो आई होप कि ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा। इस पर्टिकुलर PDF को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर PDF एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर UPSC इज आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीबडी।